न्यूरो सर्जरी है क्या और ये आम सर्जरी से कैसे मुख्तलिफ है? ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें और स्पाइनल नर्व से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ये सब कॉन्स्टिट्यूट करती हैं न्यूरोसर्जरी। हर प्रॉब्लम हमेशा ना टू साइडेड होती है। हमारी लोगों की एक्सेस आसान नहीं है। पाकिस्तान में दिमाग और स्पाइन के जो बीमारियां हैं या अमराज हैं वो कितनी तेज़ी से फैल रहे हैं? 30 to 60% लोगों के अंदर स्पाइन के इश्यूज हैं। वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो बेसिक सिम्टम्स है जो हो तो लाजमी न्यूरो सर्जन से आपने कंसल्ट करना ही करना है? अगर आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे, ज़्यादा देर चल नहीं पा रहे और आप झुक के कोई भी काम नहीं कर पा रहे, अपना जूता नहीं पहन पा रहे, अपनी चप्पल नहीं उठा पा रहे, अपना बैग नहीं उठा पा रहे, तो दैट इज़ कंसर्न। कामयाब सर्जरी के बाद पेशेंट को रिकवरी में कितना टाइम लगता है? एवरी मेजर सर्जरी, बेशक नी की हो, स्पाइन की हो, ब्रेन की हो, द हीलिंग टाइम पीरियड इज़ फ्रॉम 10 days to 40 days। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, केयर प्लस के साथ मैं हूं अजरा आलम। नाजरीन, दिमाग और रीढ़ की हड्डी इंसानी जिस्म का बुनियादी सुतून है। अगर इन दोनों में से किसी में मसला होता है तो इंसान की ज़िंदगी का हर पहलू मुतासिर होता है। न्यूरो सर्जरी, जो कभी सिर्फ बड़े ऑपरेशंस और लंबी रिकवरी के साथ जानी जाती थी, अब जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत बहुत आगे निकल चुकी है। रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन और दिमाग के मसाइल का न सिर्फ मौसर इलाज मुमकिन है बल्कि बरवक्त तशखीस के साथ कई हज़ारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राइफ कांत, जो कि एक तजर्बाकार कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं और इसके साथ ही जदीद न्यूरो सर्जरी और स्पाइन केयर में नुमाया खिदमात इंजाम दे रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि न्यूरो सर्जरी है क्या और ये आम सर्जरी से कैसे मुख्तलिफ है? सिंपल अल्फाज में ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जी, और स्पाइन से रिलेटेड और स्पाइनल नर्व से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ये सब कॉन्स्टिट्यूट करती हैं न्यूरोसर्जरी। ठीक है। ठीक है। न्यूरोसर्जरी एक काफ़ी वास्ट फील्ड है। इसमें बहुत सारी डिसऑर्डर्स, बहुत सारी इंजरीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जी, एंड more than 90% are recoverable except grade 4 and metastatic tumors। उसके अलावा जितने भी disorders हैं उनमें at the present time with advancement in science काफ़ी improvement आना शुरू हो गई भी है। आज से पहले भी जो न्यूरोसर्जरी होती थी उसके अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस थी जो विद टाइम हर चीज़ में स्लोली ग्रेजुअली ख़त्म होती हैं। उनमें भी बहुत सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर गई और उसमें रिकवरी फेज़ बहुत कम हो गया है। ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ब्रेन की कुछ एरियाज़ की सर्जरीज हैं जिसके अंदर रिकवरी इज़ स्लो, स्ट्रोक में स्लो है, हेमरेज के अंदर स्लो है, इस्कीमिया में स्लो है। बट अगर टाइमली इंटरवेंशन की जाए तो उसके अंदर रिकवरी बहुत अच्छी है। और उसमें आइडली हमारी फील्ड में बोला जाता है कि गोल्डन आवर, कि फर्स्ट 1 to 3 आवर्स के अंदर अंदर अगर पेशेंट आइडेंटिफाई कर लेता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड दे रीच ए पर्टिकुलर फैसिलिटी जहाँ पे सीटी स्कैन या एमआरआई अवेलेबल है, तो इट कैन बी रिवर्सिबल अप टू 99%। बट इट डिपेंड्स ऑन टाइम। और क्योंकि इसमें भी मिसकंसेप्शन हमारे लोगों का ये है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, आज हमने ये कर लिया है तो इसकी वजह से हो गया है, आज हमने सोए नहीं है या खाना नहीं खाया या नाश्ता नहीं किया तो इस वजह से ये वीकनेस हो रही है। बट एनी काइंड ऑफ वीकनेस जिससे जो कि नॉर्मली नहीं है आपके अंदर है, जब आपको हो तो इट इज़ बेटर कि आप फौरी जाके किसी भी फिजिशियन से, सर्जन से मिलें और इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि उसमें देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जी शायद ट्रांजिएंट ही हो, कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आपको बस ये क्लैरिटी और क्योंकि एविडेंस मिल जाता है कि कुछ नहीं है, देन इट इज़ फाइन। बट इफ़ यू फाइंड समथिंग आउट वेरी अर्ली तो आपका उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। दिस इज़ वेयर वी लैक फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, कि वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस है ना और जो आइडेंटिफिकेशन है प्रॉब्लम की वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो तभी उधर जो आउटकम है वो फिर बहुत बेहतर कंसिडर किया जाता है। ट्रू। ये गैप आप कैसे देखते हैं? क्या हमारी जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम, किसी भी फील्ड की आप बात कर लें तो उनके यहाँ यही किया जाता है कि पहले घर पर अपने टोटके आजमाए जाते हैं या अपने ही तहत डॉक्टर बन के खुद को कोई मेडिसिन वो रेकमेंड कर लेते हैं कि चलो मैं ये ले लेती हूँ, शायद इस वजह से मुझे ये इशू हो रहा है। और जब हम उसको डिले करते हैं तो डेफिनेटली वो बाद में जब एक बड़ी मुसीबत बन जाती है तब हमें जाके पता चलता है और तब हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। बाहर की निस्बत मतलब वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे फ़ौरन वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं।
पाकिस्तानियों को आई थिंक नॉलेज की कमी है, इस वजह से वो यहाँ पे लैग कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक इट्स अ हैंडशेक। हर प्रॉब्लम हमेशा ना टू साइडेड होती है। ओके। देखें, पेशेंट्स और लोगों की तरफ से जो प्रॉब्लम है वो ये कि जी हेल्थ केयर इज़ एक्सपेंसिव। ट्रू। ठीक है, और हर जगह पे न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, ऐसी फील्ड्स अवेलेबल नहीं है हर हॉस्पिटल में। जी बिल्कुल। तो उनके लिए भी एक क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर हम इधर जाएंगे तो क्या अवेलेबल होगा और ये कितना महंगा होगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जी ऑन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल लेवल हमारे लोगों की एक्सेस आसान नहीं है कि अगर वो आना चाहें उनके पास, एक तो देखें सोशल नॉर्म में प्रॉब्लम ये भी है कि जी नॉलेज और एजुकेशन नहीं है। आई वुडंट से नॉलेज, आई वुड से कि एजुकेशन इतनी नहीं है कि अगर मुझे सर में दर्द हो रहा है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कंधे में दर्द हो रहा है तो मेरे किसके पास जाना चाहिए, अगर मेरे सीने में दर्द हो रहा है मुझे किसके पास जाना चाहिए, मुझे अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है तो किसके पास जाना चाहिए। तो दैट अवेयरनेस वो काफ़ी कम है। बट अगेन दैट इज, उसमें भी पार्शली हमारी साइड का प्रॉब्लम है कि जी वी हैव टू डू दैट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो डिसिपेशन करनी है हमने, वो हमारी साइड का या गवर्नमेंट की साइड का काम है। ठीक है, अब गवर्नमेंट में अवेयरनेस स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे होनी चाहिए कि जहाँ पे बच्चों को जो अब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको आप फर्स्ट एड, उनको आप मेजर चीज़ें सिर्फ बताएं। आपको उनको मेडिकल एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, बट आप अवेयरनेस दे सकते हैं जो कि लाइफ सेविंग है। पूरी दुनिया के अंदर हर इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके अंदर उधर वहाँ पे जो लाइफ सपोर्ट है, फर्स्ट एड जो है वो कराया जाता है, एंड इट इज़ मैंडेटरी। जो आपकी दूसरी बात है कि जी डिले करते हैं, वो मिसकंसेप्शंस हमारे इधर इस वजह से हैं कि जी कहते नहीं ये तो लोग दवाइयाँ दे देंगे, आर्टिफिशियल दवाइयाँ, पता नहीं इनमें क्या होता है। बट व्हाट दे डोंट रियलाइज कि जी ब्रेन और स्पाइन के अंदर जब एक दफ़ा डैमेज हो गया दैट इज़ इरिवर्सिबल। सो जो हमारी फील्ड में जो सबसे बड़ा डायलेमा है दैट इज़ टाइम। जब लोग घर में कोई टोटके करने की कोशिश करते हैं तो ये टाइम वो वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे आई मेंशन बिफोर कि जी गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है, तो ये अगर स्ट्रोक हो रहा है या अगर हेमरेज हो रहा है तो जितना जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे उतनी अच्छी रिकवरी होगी। ठीक है, तो मेरा तो सबको ये एडवाइस होगी कि जी जब भी प्रॉब्लम हो अपने करीब तरीन हॉस्पिटल में पहले जाएं और उनसे कहें कि जी हमें बताएं कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो और वो प्रॉब्लम चला जाता है विद इन 1 डे दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर 24 आवर्स तक एक प्रॉब्लम रह रहा है और फ़र्क नहीं पड़ रहा, ट्राई टू इन्वेस्टिगेट कि जी कहाँ पे हम जा सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए जो हमें इसका इलाज पता चले और कोई इन्वेस्टिगेशन हो। क्योंकि एक और आई वुड से कि जी मॉडर्न एरा का एक टर्मिनोलॉजी है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि अगर मेरे पास आप एज ए पेशेंट आई हैं और मैं आपको कहता हूँ आपको हेडेक हो रहा है एंड आई हैव नो अदर एविडेंस टू टेल यू कि जी नहीं कोई ट्यूमर नहीं है, कोई ब्लीड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो विदाउट दैट मी कीपिंग ऑन सेइंग कि जी नहीं आप बस दवाई खा लें ये ठीक हो जाएगा, आप ये कर लें या वो कर लें या अवॉइड करें ब्राइट लाइट को, दैट इज़ नॉट एविडेंस बेस्ड। एविडेंस बेस्ड ये होगा कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग बेटर आई गेट ए CT स्कैन और एन MRI। एक दफ़ा वो हो जाएगा तो आई हैव ऑन रिकॉर्ड दैट योर ब्रेन इज़ फाइन, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। सो ये ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टिगेशन से डरना नहीं है। ऑल्दो जैसे मैंने पहले कहा कि बिकॉज इट्स कॉस्टली, क्योंकि उसकी कीमत ज़्यादा है और हर एक को अपनी जेब से पे करना पड़ता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम उस तरह से नहीं है, तो फिर लोगों को मुश्किल लगता है कि अगर हम इतने पैसे खर्च करेंगे कि आया ये हमें फ्रूटफुल होगा या नहीं। दूसरी एक चीज़ मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि लोगों को कोई एक कॉन्सेप्ट है कि जी डॉक्टर्स जानबूझ के कोई टेस्ट कराना चाह रहे हैं, मिसकंसेप्शन है ये मिसकंसेप्शन इस वजह से दूर करना चाहिए। इसमें कुछ हद तक मैं कहूँगा कुछ रियलिटी हो सकती है, बिकॉज सब लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई टेस्ट करा रहे हैं वो आपका टेस्ट हो रहा है, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि उसमें कुछ खराबी है या नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी गेन की वजह से XYZ की वजह से वो करना चाह रहा है वो करे, आपको ये रिकॉर्ड पे आप आ रहे हैं कि जी ये चीज़ें ठीक थी,
बिल्कुल। ठीक है, आपने उसका प्लस पॉइंट ये लेना है कि जी मेरे ये टेस्ट हो गए तो ये चीज़ें ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इन आवर प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 14-15 ईयर्स इतने पेशेंट से मैंने पूछा है कि क्या आप डायबिटिक हैं कि नहीं है, क्या आप हाइपरटेंसिव है कि नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है कि नहीं है। वो सब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। और जब हम टेस्ट कराते हैं, किसी की 500, किसी की 600, किसी का कोलेस्ट्रॉल 300, 400 आता है, बट इन देयर माइंड उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि नहीं हमारे खानदान में तो है ही नहीं आर्थराइटिस, हमारे खानदान में तो है ही नहीं शुगर। तो वो जो टेस्ट एक कराना है, दैट डिक्रीजेस द कॉम्प्लिकेशंस, और आपकी ट्रीटमेंट को बहुत जल्दी स्टार्ट करने से एट टाइम्स यू माइट रिकवर फ्रॉम दैट। लेकिन वो उस पे हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम अपनी सोसाइटी को नहीं ला सके कि जी आप जब टेस्ट कराएंगे, आपके टेस्ट हैं, आपको फ़ायदा होगा और आप जल्दी ट्रीट हो जाएंगे। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही। जैसा कि आपने बताया कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं दी जाती है, तो आई हैव सीन इट मोस्ट ऑफ द टाइम कि मतलब मेरा आप कह लें कि एक पर्सनल इशू था ये, नॉट मी बट समवन आई नो, कि उनको एक मेजर इशू था जिनकी बाद में एक मेजर सर्जरी भी हुई, बट उससे पहले जितने भी डॉक्टर्स को चेक करवाए उन्होंने बस एक पेन किलर देते रहे, और वो इस हद तक पेन किलर लेते रहे कि अगर उससे भी ज़्यादा देते तो फिर वो उनके किडनीज़ के ऊपर अफेक्ट करता। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जिसकी वजह से शायद लोग डरते हैं कि ये डॉक्टर्स बस अपने गेन के लिए या पैसों के लिए सिर्फ हमसे टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। देखें, अगर मैं सिर्फ इस एस्पेक्ट से आपको बोलूं कि इफ़ आई टेक दिस सिनेरियो जस्ट एज इट इज़ कि जी गेन के लिए कर रहे हैं, लेकिन सीटी स्कैन किसका होना है? नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल टोटली अंडरस्टैंडेबल है कि वो आपको पता चल जाएगा ना कम से कम कि मैं ठीक हूँ या कोई इशू है। उस बात पे मैं इस तरह से आऊँगा कि जी जब नॉलेज नहीं होता, मैंने इसीलिए पहले गुफ्तगू में ये बात बोली कि पीपल डोंट हैव दिस नॉलेज, एंड दैट उसमें अगेन हैंडशेक है कि जिसके पास जा रहे हैं, इफ़ ही इज़ नॉट सर्टिफाइड फॉर दैट काइंड ऑफ वर्क, अगर वो ब्रेन से रिलेटेड नहीं है नॉलेजेबल, उनका काम है डायरेक्टली आपको कहना कि नहीं जी न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं या न्यूरोसर्जन के पास चले जाएं, लेकिन नहीं कहते। बट अनफॉर्चुनेटली यस, इन दैट एस्पेक्ट दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। लेकिन मैं उसमें एक और एस्पेक्ट बताऊंगा कि जी लोग अगर किसी एक फिजिशियन के पास जा रहे हैं ना, और अगर वो उसको कह रहा है कि आप सीटी स्कैन करवा लें या फलाने के पास चले जाएं, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की वजह से उनके पास नहीं जाएंगे। दिस इज ऑल्सो, हम क्योंकि पेशेंट्स ही देखते रहते हैं, दिस इज ऑल्सो ए वेरी बिग फैक्टर। एंड आइडियली आई अंडरस्टैंड कि जी फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही है, बट अगर मैं 10 लोगों को बोलता हूँ कि अपनी सेफ्टी के लिए MRI करवा लें, और उनमें से 9 नहीं करवाते और 1 करवाता है, टेल मी कि इट हाउ लॉन्ग इट वुड टेक मी टू स्टॉप एडवाइजिंग दैट इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि आप ये भी देखना है कि जी टेबल के उस पार एक ह्यूमन बैठा हुआ है, लेकिन टेबल के इस पार भी एक ह्यूमन है, वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करता है। ठीक है, मैं अगर 10 बंदों को बोलूंगा कि ये काम करना, एक्सरसाइज करनी है, नॉट ऑल 10 ऑफ देम डू द एक्सरसाइज। ट्रू, ठीक है। अब आप फिर एक हद तक बोल सकते हैं, बट आई वुड नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द पीपल कि जी हाँ, जब किसी को एक चीज़ का नॉलेज नहीं है, इट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रेफर देम टू द पर्सन हु इज ट्रेन्ड फॉर सच काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम। लेकिन लोगों को भी अपने आप को एजुकेट साथ साथ करते रहना चाहिए कि अगर हमें शुगर है किसके पास जाना चाहिए, अगर हमें ब्लड प्रेशर है हमें किसके पास जाना चाहिए, हमें अगर जोड़ों में दर्द है हमें किसके पास जाना चाहिए। वो थोड़ी सी अवेयरनेस, आजकल तो सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं कि मुझे घुटने में दर्द हो रहा है किसके पास जाऊँ, तो आपको पहले ही बताएगा कि या तो रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास। बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर, पाकिस्तान में दिमाग और स्पाइन के जो आप कह लें कि बीमारियां हैं या अमराज हैं, वो कितनी तेज़ी से फैल रहे हैं, व्हाट आर द फिगर्स, और ये कितना अलार्मिंग सूरत हाल है? पाकिस्तान में ब्रेन एंड स्पाइन के इश्यूज आर आई थिंक a bit more than the rest of the world. Okay. 30 to 60% in cases लोगों के अंदर स्पाइन के इश्यूज हैं। ब्रेन के इश्यूज नॉर्दर्न एरियाज में या हिली एरियाज में ज़्यादा हैं, जहाँ पे ब्रेन ट्यूमर्स और बाकी सारी चीज़ें। RTAs तो एक यंग जनरेशन का फोटे है कि जी बाइक एक्सीडेंट्स, कार एक्सीडेंट्स,
दैट इज़ डिफरेंट, बट उसके अंदर हेड इंजरी एंड स्पाइन इंजरी वी कांट रियली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। लेकिन जैसे आपने सवाल किया कि जी ज़्यादा ब्रेन एंड स्पाइन का इशू क्या है, स्पाइन में आई थिंक more than 80% of the population is involved. Okay. The reason behind that is कि जी diet, exposure to sun, exercise, ये बहुत कम हो गए. This is not an individual's problem. This as a social problem ही है. जैसे हम अभी बैठे हैं, हम bright light में स्टूडियो में बैठे हैं. True. हमारा सन का एक्सपोजर कम हो गया. हम ऑफिसेज में काम करते हैं, हम हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हम आउटडोर इतना काम नहीं कर पाते. तो जो हमारा एक्सपोजर टू सनलाइट है, जो कि विटामिन डी हमें डेवलप करवाएगा और मुख्तलिफ और चीज़ें डेवलप होंगी, वो ख़त्म होती जा रही है. सेकेंड, डाइटरी, वी नॉट यूजिंग फ्रेश डाइट. हम मेरे ख्याल से ड्यूरिंग इवन आवर लाइफ टाइम मोर देन 80% ऑफ द प्रोडक्ट्स अब पैक्ड आ रही हैं विद प्रिजर्वेटिव्स. तो जो उनका नेचुरल एस्पेक्ट है दैट इज गोइंग अवे. ठीक है. और थर्ड थिंग विच कांट चेंज एनीथिंग इज कि जी एक्सरसाइज, वो तो खत्म ही हो चुकी है, वो खत्म हो गई है. बट अगर एक्सरसाइज रहे, इवन देन व्हेन योर डाइट इज नॉट कंप्लीट, तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं. ट्यूमर्स और इसकी अकरेंस हमेशा से हिली एरियाज एंड रेडिएशन एरियाज जहाँ पे हैं, जैसे कुछ आप ये कह दें कि जी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, अब उनके अंदर ज़्यादा होती है. बट हमारी जेनेटिक्स में इतना ज़्यादा वो नहीं है. स्टिल इट इज़ द सेम एज द वेस्ट, लेकिन उससे मैं जनरली ये कंसिडर करता हूँ कि हमारा रिलेटिवली कम है, क्योंकि हमारा जेनेटिक उतना प्रेडिस्पोजिशन नहीं है. बट जिसकी है उन फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा है. तो हिली एरियाज में ज़्यादा है, उसकी क्या वजह है? यूवी रेडिएशन. जितनी आप हाइट पे जाते रहते हैं, आपका जो एक्सपोजर टू दी अल्ट्रावायलेट रेज हैं, रेडिएशंस हैं, ये एक्सपोजर ज़्यादा होता जाता है. तो उसकी वजह से कुछ जिनके अंदर, देखें, आइडियली इफ वी टॉक अबाउट ट्यूमर्स, तो ये जेनेटिक है. ठीक है. आपकी जीन में एक जीन काम करना छोड़ जाती है, तो यू गेट ए ट्यूमर सेल. उसकी एक्टिवेशन, जैसे स्मोकिंग है. अब एवरीबडी थिंक्स कि जी स्मोकिंग किल्स बिकॉज ऑफ लंग कैंसर. नहीं, स्मोकिंग कैन एनहांस और ब्रिंग द ट्यूमर सेल्स बिफोर टाइम. ओके. ठीक है, वो उसको जल्दी ला सकता है. लेकिन अगर आपके अंदर जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है कैंसर की, ओनली देन विल यू डेवलप कैंसर. ठीक है. तो सेम गोज फॉर हिली एरिया पेशेंट्स. एंड लेकिन हमारे क्यों हिली एरिया को हम आइडेंटिफाई जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से जब एकदम वीकनेस आती है ना, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि जी ये डेवलप हो चुका है. एंड द प्रॉब्लम इज द सेम, सब लोग लेट आते हैं. मैं एक चीज़ शुरू में भी, इंट्रोडक्शन में भी आपको बताना चाह रहा था कि स्पाइन की जो डिस्क इश्यूज हैं जी, हमारे मुल्क में माइक्रो में जो कि एक्चुअली इंडिकेटेड है, दैट इज लेस देन 1%. क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ही नहीं जल्दी होती. अगर किसी की पहले डिस्क आई भी है छोटी सी, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं, और वो एक बहुत ही छोटे इंसिजन से ट्रीट हो सकता है, दैट पेशेंट वुडंट गेट द सर्जरी डन दैट क्विकली. या वो हमारे पास पहुंचेंगे नहीं जल्दी, या वो जैसे आपने कहा कि जी पहले अपने देसी टोटके करेंगे, बाकी सारी चीज़ें करेंगे, जब तक कि वो ह्यूज साइज डेवलप नहीं कर लेगी, उसके बाद सारों की डिमांड ये होती है कि जी आप एंडोस्कोपिक या छोटे या लेज़र सर्जरी कर दें, विच इज़ नॉट राइट. क्योंकि एक चीज़, हर एक चीज़ की दुनिया में ना स्टैंडर्डाइज्ड केयर है. जितना छोटा साइज होगा उतनी छोटी सर्जरी होगी. बिल्कुल ऐसे. जितना बड़ा साइज होता जाएगा, उसमें आप अगर छोटी सर्जरी करेंगे, इट वोंट बी फ्रूटफुल. उस वक्त तो चल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में इट वोंट हेल्प. ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है. तो स्पाइन के मसाइल में सबसे आम वजूहात कौन सी हैं जो मरीजों को आपके पास ले आती हैं? और दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि लेट आ रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो बेसिक सिम्टम्स है, जो हो तो लाजमी न्यूरोसर्जन से आपने कंसल्ट करना ही करना है? अगर आप ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे, ज़्यादा देर चल नहीं पा रहे, और आप झुक के कोई भी काम नहीं कर पा रहे, अपना जूता नहीं पहन पा रहे, अपनी चप्पल नहीं उठा पा रहे, अपना बैग नहीं उठा पा रहे, तो दैट इज़ कंसर्निंग. ओके. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे कंसिडर ये किया जाता है, आज थक गए हैं, आज काम ज़्यादा कर लिया है, आज घर में काम ज़्यादा था, तो
इस वजह से हो रहा है, हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा। आई टोटली एग्री, ठीक है रेस्ट करें, बट जब आपको वो कॉन्स्टेंटली रह रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इशू है। ट्रू। एंड 90% ऑफ द बैक एक्स जस्ट रिक्वायर एक्सरसाइज, गुड सप्लीमेंटेशन एंड सर्टन प्रिवेंशंस। जैसे आप सीधा झुक के वेट नहीं उठा सकते, आप झुक के ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते। आपने अगर कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं जिसमें नेक पेन या बैक एक आता है, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को अपनी नेक और अपनी बॉडी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। 80 to 90% of the back aches and neck aches are treatable by just physiotherapy, exercise and dietary changes. जो नेक्स्ट 10 to 20% हैं वो डिपेंडेंट होती है कि एमआरआई की फाइंडिंग्स क्या हैं और उसमें सर्जरी is something which is required when the neural component is compressed. Okay. मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जी स्पाइन, कमर के दर्द में जी। सिर्फ स्पाइन सर्जरी कारआमद नहीं है। ठीक है। सर्जरी सर्जन सिर्फ उस वक्त एडवाइस करता है जिस वक्त स्पाइनल कॉर्ड मोर देन 1/3 दब रहा है। ओके। ठीक है। द स्पाइनल सर्जरी दर्द के लिए नहीं होती। ये बड़ा मिसकॉन्सेप्शन मैं चाहता हूँ कि आपके तवज्जो से ये ख़त्म हो जाए। स्पाइन सर्जरी इज नॉट डन बिकॉज ऑफ द बैक एक। स्पाइन सर्जरी इज टू प्रिवेंट द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम परमानेंट डैमेज। जो नर्व रूट्स हैं उनके ऊपर जब कंप्रेशन हो रहा है तो उसको ख़त्म करने के लिए स्पाइनल सर्जरी होती है। ठीक है। पेन चले जाना उसका एक एडेड फैक्टर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जी पेन नहीं जाता, पेन जाता है, बट अगर कभी कभार कोई टिंगलिंग या नमनेस रहती है दैट इज बिकॉज कि जी वो दबाव बहुत अरसे से था और कभी भी नर्व एकदम रीजेनरेट नहीं करती। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। 3, 6, 9 महीने 9 months इज द टाइम पीरियड जिसमें कोई भी एक नर्व 100% रिकवरी तक जाती है। बट इट कैन टेक इवन मोर डिपेंडिंग कि जी इनिशियल ट्रॉमा क्या है। ठीक है। तो जदीद न्यूरोसर्जरी में टेक्नोलॉजी ने इलाज को किस तरह महफूज और मौसर कर दिया? इन जस्ट द लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स न्यूरोसर्जरी ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की है, बहुत ज़्यादा, जिसमें माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज, एंडोस्कोपिक सर्जरीज एंड इवन नाउ आई थिंक 5-6 years बैक यूरोप में रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो गई है। जी। ठीक है, बट आई वुड से कि जी हम उनसे तकरीबन कोई अराउंड 40 odd years पीछे हैं। हमारे पास बहुत अच्छा काम पाकिस्तान में हो रहा है न्यूरोसर्जरी में। ठीक है। एंड ऑल ऑफ द एडवांसमेंट्स जैसी दुनिया में होती हैं तो उसको 5-10 साल लग जाते हैं इधर पहुंचने में, और उसका फैक्टर सिंपल यही है कि कॉस्मेटिक्स एंड फाइनेंशियल इश्यूज हैं। क्योंकि कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो वो प्राइस डिफरेंस इतना आ जाता है कि नोबडी कांट अफोर्ड दैट। अब लास्ट ईयर 3 of our friends we went for robotics and endoscopic spine surgery, और रोबोटिक सर्जरी उधर करते हुए सीखते हुए हमने सोच लिया कि ये पाकिस्तान में तो अगले 15 साल तक 20 साल तक कम से कम नहीं आती। बिकॉज ये नहीं है कि कर नहीं सकते, वहाँ पे भी जो लोग कर रहे हैं वो लोग दे लर्न एंड डू दैट। प्रॉब्लम है फैसिलिटीज़ होने का। देखें, आप प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ खुद से नहीं लगा सकते, और अगर कोई अफोर्ड करता है और वो लगा लेता है, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स, अगर कोई कर लेता है तो जो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हालांकि अभी जो प्रेजेंटली है बहुत इंस्टीट्यूशंस में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। ठीक है, थ्रोम्बेक्टमीज चल रही हैं, माइक्रो एंडोस्कोपिक ब्रेन सर्जरीज चल रही हैं, स्पाइन सर्जरीज चल रही हैं, रिकन्स्ट्रक्टिव स्पाइन सर्जरी विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 2-3 decades हैज़ बिकम a hallmark of treatment in spine patients। पहले क्योंकि ये होता था कि जी स्क्रूज एंड इम्प्लांट्स नहीं डाले जाते थे। ठीक है, क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट न्यूरोसर्जरी में ये था कि जी जो बोन है इससे स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ नहीं है। ऑल्दो दैट इज़ राइट, जो अल्लाह ताला ने हड्डी बनाई है वो जिस तरीके से बनी हुई है, जितनी वो लाइट वेट है उतनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले टाइटेनियम के स्क्रूज नहीं थे, स्टेनलेस स्टील के स्क्रूज होते थे, तो उसमें क्या होता था कि उसकी ब्रेकेज बहुत ज़्यादा थी।
अभी जब से एलॉयज आना शुरू हो गए हैं, प्रेजेंटली वी यूजिंग टाइटेनियम स्क्रूज, ठीक है, पॉली एक्सियल स्क्रूज। अब पॉली एक्सियल स्क्रूज में क्या होता है कि आपकी लचक नहीं खत्म होती। तो अगेन ये भी एक मिसकंसेप्शन है। हम जिस वक्त पेशेंट को कहते हैं कि जी फ्यूजन होगी, रिकंस्ट्रक्शन होगी, वो कहते हैं हमारी तो हरकत ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो वो हम फिर उनको समझाते हैं कि जो आपकी जॉइंट की ऑलरेडी मूवमेंट थी जी, वो उतनी ही रहेगी और वैसी ही रहेगी, ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर उनको इस बात पे मनाना पड़ता है कि जी दिस इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, अगर हम इसके बगैर करेंगे तो यू माइट बी हैविंग द सेम इश्यूज आफ्टर सम टाइम। ओके। तो इस चीज़ में कितना आपको डिफ़िकल्टी पेश आती है जब आप पेशेंट को बता रहे हैं कि दिस इज़ बेस्ट फॉर यू और पेशेंट आगे से ज़िद करते हैं या समझ नहीं आ रही उनको? देखें, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर देयर इज़ नो सेंट्रल बॉडी, ओके, ठीक है। आई बिलीव कि जी हर काम में एक सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए विच शुड बी मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड्स। अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं भी कर सकते, बट उसके करीब करीब तक आप अपने स्टैंडर्ड्स सबको इंश्योर करें कि जी ऑल ऑफ द डॉक्टर्स एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन मेंटेन दैट मिनिमम लेवल। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जी आई वुडंट से कि जी पता नहीं है, आई वुड से कि जी एक्सपीरियंस उन लोगों का नहीं है। कि सम पीपल से कि जी हम फ्यूजन के बगैर कर देंगे, हम एंडोस्कोपिक कर देंगे, विच टू द पेशेंट लुक्स वेरी चार्मिंग कि जी छोटा सा इंसिजन होगा और ये हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जी अगर आप अप टू डेट हैं अपने नॉलेज में और लेटेस्ट एडवांसमेंट्स के अंदर, यू विल सी कि जी अगर आप फ्यूजन कर रहे हैं तो दैट इज़ वे मोर लॉन्ग लास्टिंग, बट बाय द राइट पर्सन। एग्जैक्टली, ठीक है, दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। अगर आप वो नहीं कर रहे तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगेन दिस इज नॉट जस्ट कि जी किसी एक साइड पे है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि इट्स ए हैंडशेक। अगेन मैं तो हमेशा से कहता हूँ पेशेंट एंड डॉक्टर दोनों सेम पेज पे होंगे तो वी कैन डू द वर्क। अगर दोनों डिफरेंट पेजेस पे हैं, दोनों डिफरेंट मेंटालिटी के साथ काम करने के लिए आ रहे हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं कोई भी काम? क्योंकि अगर मेरे पास कोई एक प्रॉब्लम के साथ आ रहा है एंड द पेशेंट इज नॉट obese, आई वुड नॉट recommend फ्यूजन। ओके, ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जी जब ओल्ड स्कूल के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रोसीजर से हो जाएगा। बट डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। आप हैवी हैं तो वे डूइंग इट बिकॉज यू आर हैवी, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू डू इट। ट्रू, ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस एंड टू एक्सेप्ट दिस देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड इसमें पेशेंट का कसूर नहीं है। मतलब आप दो बंदों के पास जा रहे हैं, एक आपको एक चीज़ बता रहा है, दूसरा आपको डिफरेंट चीज़ बता रहा है, पेशेंट तो कंफ्यूज हो गया ना? वो कंफ्यूज हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देयर शुड बी ए सेंट्रल बॉडी विच कैन मेंटेन सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडर्ड के जी कौन क्या चीज़ कर सकता है। जैसे अभी भी सिर्फ न्यूरोसर्जरी नहीं है जो कि स्पाइन सर्जरीज कर रहे हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो कि सेकंड फेलोशिप स्पाइन में कर रहे हैं एंड ऑल्सो दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। ठीक है, तो मैं तो हमेशा सारे को कहता हूँ कि गो टू एनीबडी हु इज डूइंग द स्पाइन। ओके, ठीक है, जो खुद स्पाइन ऑपरेट नहीं करते, डू नॉट टेक देयर एडवाइस। डेफिनेटली, ठीक है, बिकॉज वो फिर आपको कुछ भी कह सकते हैं। आपके पास जब नॉलेज नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू द राइट पर्सन। आप गलत के पास जाएंगे, आपका कुछ और इशू भी खुल सकता है। हाँ, क्योंकि देखें जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि ये सब कुछ डिपेंड करता है नॉलेज पे। अगर आप वैसे ही, मैं किसी भी एक फील्ड को नहीं अंडरमाइन करना चाहता, आप किसी भी दर्द के लिए एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं एंड दे डोंट हैव मोर एक्सपीरियंस इन द ब्रेन, तो आपको गाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसी तरीके से आप मेरे पास आएंगे अपने शुगर मैनेजमेंट के लिए तो आई कांट गाइड यू, आई कैन टेल यू जेनेरिकली, लेकिन आपने जब मेडिकेशन लेनी है एंड आई विल टेल यू हियर लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स, नहीं डॉक्टर साहब आपको पता है तो आप लिख देना दवाई, कि उधर ना बिकॉज दे वांट टू अवॉइड गोइंग टू द अदर डॉक्टर। True. सो ये मैं इसी वजह से कहता हूँ इट्स ऑलवेज अ हैंडशेक कि जी ठीक है, आपको हर एक को 5 to 10% मार्जिन देना चाहिए ऑफ मिस्टेक्स एंड दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल।
7 to 10% of complication and any problems in any, whether it is surgery, whether it is medicine, is acceptable throughout the world. But when that increases more than 10 to 15%, then that's a problem. अच्छा, अभी जैसा कि हमने पहले बात की कि स्पाइन के कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो विदाउट सर्जरी भी ठीक हो सकते हैं, बट अगर आपने जल्द तशखीस हो गई है कि ठीक है मुझे ये इशू है, तो इसी तरह से दिमाग की भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो बगैर सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आपने ये देखना है कि अगर एक ट्यूमर है, अगर एक इन्फेक्शन है, अगर वहाँ पे CSF ड्रेन नहीं हो रहा, जिसको हम हाइड्रोसेफलस बोलते हैं, ठीक है, अगर वो हो रहा है, उसमें ऑप्शन और कोई नहीं है। हाँ, TIAs हम जैसे बोलते हैं, ट्रांजिमिक इस्कीमिक अटैक्स या छोटे स्ट्रोक, इवन के कुछ हद तक बड़े स्ट्रोक्स जिनमें खून रुक जाता है, उनमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। छोटे हेमरेजेस में भी सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट लोकेशन डिपेंड करती है। अगर फ्रंटल में है, टेम्पोरल में है, तो इन जगहों पे छोटे छोटे ब्लीड्स हम कभी भी ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि उनको ऑपरेट करने से ज़्यादा ट्रॉमा होता है रादर देन कि पेशेंट को फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स पे चल रही होती हैं और फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन से बेहतर हो जाती है। एंड मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि स्ट्रोक ब्रेन की वजह से हुआ है। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक ब्रेन की वजह से नहीं होता, इट इज़ द हार्ट्स प्रॉब्लम। जब हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है तो एक लेवल से ऊपर जाके ब्रेन की जो वेसल है ना, कांट टॉलरेट दैट, तो इट रप्चर्स, क्योंकि सडन सर्ज ऑफ हाई प्रेशर आ रहा होता है। तो जिस वक्त वो रुक जाती है, फट जाती है, तो हेमरेज हो जाता है। जिस वक्त उसमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, अगेन दैट इज अ कार्डियक इशू, तो वो नैरो हो जाती है और खून बंद हो जाता है। ये दोनों इश्यूज डायरेक्टली ब्रेन के नहीं है, ब्रेन इज द इफेक्टी हेयर। तो जो राइट ट्रीटमेंट आपका करना है वो ब्रेन के लिए हमने करना है, लेकिन साथ में आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने करना है कि वो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करे, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करे, आपकी थिकनेस ऑफ ब्लड को कम करे, जो कि अभी भी हमें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि बेचारे लोग जिस वक्त आते हैं उनको सीधा न्यूरोसर्जी या न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है और कोई कार्डियोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं देखता। कुछ है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा दिस इज नॉट अ क्लीन स्वीप, बट majority people refer them to a neurosurgeon or a neurologist for treatment. Okay, I wasn't aware of that there is a connection between heart and brain, क्योंकि वो इफेक्ट हो रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन के ऊपर एक इफेक्ट आता है, एंड बिकॉज इट कांट टॉलरेट तो डैमेज होता है। आई गॉट इट। अभी जैसा कि आपने यहाँ पे मुझे बताया है कि पाकिस्तान में एक लार्ज पॉपुलेशन है विच आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइन इश्यूज, तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें हर एज के होंगे डेफिनेटली, तो यंग जो पेशेंट्स हैं उनमें और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनमें सिम्टम्स में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? यंग पेशेंट्स के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे एनर्जेटिक, वो ज़्यादा एक्टिविटी कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इन द प्रेजेंट डे यंग एजेस के अंदर स्पाइन के इश्यूज ज़्यादा आना शुरू हो गए, and that is purely because of dietary and sedentary lifestyle. उसमें प्रॉब्लम ये है कि जी स्पोर्ट्स हैव गॉन अवे, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, फिजिकल इंड्योरेंस ख़त्म हो गई है, डाइट आपकी ख़त्म हो गई है, सन एक्सपोजर ख़त्म हो गया है। तो जो चीज़ें मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को भी बोलता हूँ, हमारे जो गिलगित के पेशेंट्स थे उनमें स्पाइन इश्यूज यूज्ड टू बी आफ्टर 60-70, जो कि दुनिया भर में हर जगह पे ऐसे ही है। इट इज़ अ 6th-7th decade issue throughout the world. हमारे यहाँ पे it's a 3rd-4th decade issue now. And at times I have patients who are even in their early 20s जिनको स्पाइन के इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली फीमेल्स। प्रॉब्लम ये है कि जी आई डोंट नो अगर आपने WHO की वेबसाइट पे कभी देखा है, एशिया में vitamin D deficiency and calcium deficiency and osteoarthritis in females has risen drastically
आई बिलीव कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2014 में दे मेंशन कि जी इट इज़ मोर देन 90-95%, और इट इज़ अंडरस्टैंडेबल इज़ वेल, क्योंकि हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें, बीवियाँ, हमारे घर से बाहर एक्सपोजर कम है, तो सनलाइट का एक्सपोजर कम है, अगेन एक्सरसाइज इज़ लो, एंड डाइटरी सबके लिए एक जैसा ही है. इट्स बिकम ईजियर टू यूज़ प्रोसेस फूड रादर देन नेचुरली जो आपके नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और उनकी अवेलेबिलिटी भी कम है. ये नहीं है कि जी इट इज़ अ चॉइस, देर इज़, आई थिंक देर इज़ नो चॉइस. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नाउ कि अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएँ, बट ये बहुत ज़्यादा हो गया है. और फीमेल्स में प्रीडिस्पोजिशन इस वजह से ज़्यादा है बिकॉज ऑफ देयर लिविंग इनसाइड. मेल्स में थोड़ा कम इस वजह से बिकॉज बहुत सारे लेबरर्स दे स्टिल वर्किंग आउट इन द ओपन, उनका सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. आपको कभी भी किसी लेबरर को बाहर बैक में नहीं मिलेगा, इट बी लेस देन 1%. वाई? बिकॉज देर ऑलरेडी वर्किंग आउट, उनके विटामिन डी लेवल्स ठीक हैं, वो बाहर खुद से एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इन देम द स्पाइनल इश्यूज आर वे लेस. ठीक है, ये ज़्यादातर है डेस्क जॉब, इंडोर वर्किंग, और ज़्यादा जो कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे. ठीक है, तो फीमेल्स में आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड एनीबडी हु इज 16-18 प्लस, दे शुड रेगुलरली डू एक्सरसाइज एंड इनकॉर्पोरेट कैल्शियम एंड विटामिन डी इन देयर डाइट्स. सबके लिए. आई बिलीव इन 2013-14 when I was working in before that 2010-11 when I was working in DHQ, हमने उनके साथ बहुत सारी कैंपेन्स की थी, जिसमें हम लोगों ने फीमेल्स के लिए भी और बाइकर्स के लिए भी. there was 2 different campaigns. For bikers we were distributing free helmets, ठीक है, throughout Pindi. और फीमेल्स के हाले हम लोगों ने किया था कि एनी चाइल्ड बेयरिंग एज फीमेल, they should use calcium, vitamin D and folic acid, because that is drastically reducing bone issues, back issues and newborn developmental anomalies. I don't know at the present कि जी उनका वो कैंपेन चल रही है कि नहीं चल रही, because I left DHQ in about 2010, लेकिन उधर ये प्रोग्राम्स चल रहे थे क्योंकि they were under पंजाब गवर्नमेंट. ओके, तो उधर उस वक्त ये 2-3 प्रोग्राम्स एक साथ चल रहे थे, तो वी यूज टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बट आई बिलीव कि जी अगर इस तरह की चीज़ें चलती रहे, क्योंकि देखिए अवेयरनेस का काम साथ साथ होना चाहिए, वो होगा तो पीपल विल गेट एजुकेटेड. बिल्कुल ऐसा ही है. और इसमें गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल. देखें जी, इफ़ आई नीड टू एजुकेट समवन, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई नीड टू टेक टाइम आउट. गवर्नमेंट के लेवल पे होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. आई डोंट से कि जी इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जी अवेयरनेस इज़ कि मैं आपको बताऊंगा यू विल गेट अवेयर. If I don't tell you, you won't be aware of this. Definitely. So their problem is they need to hire the right people for the right job. Unfortunately, that is not happening. We get health ministers and other ministers who have got nothing to do with health. Exactly. We have that's the point. Financial ministers who have got nothing to do with finances. So वो चीज़ें जो कि highly educated हैं अपनी fields में, आप उनको ला के उन ओहदों पे रखें तो दे विल प्रिडिक्ट थिंग्स. मतलब हम अभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जी वी नीड रोबोटिक्स वेरी सून बिकॉज ऑफ द AI. जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, रोबोटिक्स वाज वेरी बेसिक. नाउ पीपल सिटिंग इन सिंगापुर कैन ऑपरेट अ पर्सन हु इज इन अमेरिका through the robotics, through the internet, over the AI, under supervision. And at times अभी तो लेटेस्ट ऐसा भी है कि they don't even require supervision. ठीक है, that is possible because of artificial intelligence. But for our government to understand that that is integrated in the healthcare, it's going to take a long time. Like, क्योंकि देखें ना, ये सोशल इश्यूज है. जी हाँ, हमारे सोसाइटी में लोगों को यही अंडरस्टैंड करने में अभी भी डिफिकल्टी हो रही है कि जी अगर स्पाइन का इशू होगा या ब्रेन का इशू होगा तो वो सर्जरी इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ फन. यू हैव एन इशू. अगर आप नहीं करेंगे तो वो 100% यू विल फेस द डैमेज. बट इफ यू डोंट टेक ए चांस इस वजह से बोल रहा हूँ, इट्स नॉट ए गुड वर्ड, लेकिन जो पेशेंट है तो कहते हैं नहीं जी अगर ख़राब हो गया. देखें, अगर आप नहीं चल पा रहे,
आप व्हील चेयर पे हैं, यू कांट स्टैंड, यू कांट वॉक, यू कांट यूरिनेट, यू कांट टर्न साइड्स ऑन द बेड प्रॉपरली, देन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। और इस नौबत तक तो वैसे भी नहीं आने देना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि वो एक्सेप्टेंस का प्रॉब्लम है। तो अगर वो पेशेंट के लेवल पे है तो सेम सोसाइटी पीपल आर इन द गवर्नमेंट एंड द ड्राइविंग सीट एज वेल, उनके लिए भी वो एक्सेप्टेंस बहुत प्रॉब्लम है। कि जैसे हमारे आईटी डिपार्टमेंट, आईटी की फील्ड के अंदर, माय ब्रदर इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आईटी स्पेशलिस्ट, ही सेज कि जी हम जब उनसे बात करते कहते हमारा दुनिया का बेस्ट आईटी का करिकुलम है। और जब आप करिकुलम देखें तो उसके अंदर अभी भी माउस तारों वाला है, कीबोर्ड है, जबकि एवरीथिंग हैज बिकम वायरलेस एंड दे आर, मतलब आप देखें ना, हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर पाकिस्तान से एजुकेशन लेके नहीं कर सकता। जी ऐसा ही है। दे हैव टू गो अब्रॉड टू लर्न द लेटेस्ट नॉलेज एंड वी आर बैक। हम उसमें इतना लैक कर रहे हैं कि जी, और ये आईटी की तो मैंने वैसे क्योंकि सोशल मीडिया और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एग्जांपल दे रहा हूँ, मेडिकल साइंस, इवन कॉलेजेस और स्कूल्स का जो करिकुलम है दैट्स द सेम। मेरा पॉइंट बेसिकली था कि एक्सेप्टेंस नहीं है, हम बड़ी जल्दी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते कोई चीज़, वी टेक अ लॉन्ग टाइम टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। तो वो सिर्फ इस फील्ड में नहीं है, इट्स एवरीवेयर एल्स एज वेल। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जैसा कि कुछ टाइम पहले मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो वेलो इट्स अ काइंड ऑफ ड्रग आई थिंक जी, उसका एडवर्टाइज किया जा रहा है ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया। आई एम अमेज्ड कि जी दे आर एडवर्टाइजिंग इट, इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर नस्वार। यस। एंड उसकी एडवर्टाइजमेंट वाज नॉट अलाउड, बट नहीं, और आप देखें कि सेलिब्रिटीज वर डूइंग द एड्स। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट कि आप एक ऐसी चीज़ को एडवर्टाइज करें विच हैज़ बैड इम्पैक्ट्स ऑन योर हेल्थ, और आपको जो एडवर्टाइज करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे। उसकी वजह यही कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बना देंगे, आप हेल्थ मिनिस्टर बना के तो फिर तो यही होगा। देखें, आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर, मुझे याद है लेट 1990s में पीटीवी के ऊपर बिटवीन ड्रामाज एंड प्रोग्राम्स, आई वाज़न्ट बोर्न दिस टाइम सो आई डोंट नो, एट दैट टाइम पब्लिक सर्विस मैसेजेस चलते थे जी। अगर एक फैमिली चल रही है और बच्चा कोई कूड़ा फेंक देता है सड़क पे तो कहते थे कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आप सिग्नल्स के पास जा रहे हैं, यू हैव टू क्रॉस द रोड, तो आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग ढूंढ के उधर जाके पहले देखते थे राइट लेफ्ट, एंड दोज काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस मैसेजेस शुड स्टिल बी ऑन टीवी, कि जो लोग भी टीवी देख रहे हैं उनको, बच्चों को पता चले कि जी ये चीज़ें अच्छी हैं, हमें ऐसे करना चाहिए। ऑल्दो फैमिली मेम्बर्स का, पेरेंट्स का भी ये काम है, स्कूल में टीचर्स का भी ये काम है, बट जो चीज़, क्योंकि अब सोशल मीडिया और टीवी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, तो जो चीज़ आप देखते हैं यू अडॉप्ट। ट्रू। तो ये तो पब्लिक सर्विस मैसेजेस, दे शुड बी एवरीवेयर, दे शुड बी ऑन सोशल मीडिया, दे शुड बी ऑन टेलीविजन, दे शुड बी between commercials, they should be between कोई भी क्रिकेट, एवरीवेयर। क्यों? बिकॉज दीज आर गुड थिंग्स। ये चीज़ें जो आप विजुअल इम्पैक्ट आपको डलती है, वो शायद अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को कह रहा है उतना इम्पैक्ट ना रखे जितना वो बच्चा अगर टीवी पे या कहीं और देख रहा है, वो उसको अडेप्ट कर लेगा। नहीं यार, ये देखे, दिस इज रॉन्ग, आई कांट लिटर, आई सी, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, शीशा नीचे किया और कैन बाहर फेंक दिया, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। बट आप देखें पूरी दुनिया पे इस पे कैंपेन्स होती रही हैं, लोग वीडियोस बनाते हैं, दे से कि जी दिस इज रॉन्ग, लेकिन वो हम, बट अगेन फॉर दैट यू नीड अ राइट पर्सन फॉर योर कंट्री। एग्जैक्टली। अभी पहले हमने डिस्कस किया कि आपने मुझे बताया कि मोबाइल फ़ोन्स और आपके लैपटॉप की और राइट प्लेसमेंट ना हो, बिल्कुल, और आप झुके हुए हैं और इसकी वजह से स्पाइन इश्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अब आप देख रहे हैं कि आज से अगर पहले की बात करूं तो आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी और मोबाइल यूजेज जो था वो कम था। अब तो छोटा सा बच्चा वो पैदा होते हैं तो आप बोलें कि मोबाइल उनके हाथ में होता है। तो अब आपको क्या लगता है कि अब ये जो इश्यूज अभी थोड़े से कम है, ये इससे भी ज़्यादा बढ़ने के कितने चांसेस हैं? आप कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अगेन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है। आई थिंक आई रेड समवेयर कि जी व्हेन यू नीड टू ट्रीट योर चिल्ड्रन और व्हेन यू नीड टू टीच योर चिल्ड्रन, आप उनको सख्ती से बोल के नहीं सिखा सकते। आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं सिखा सकते। आप खुद अडेप्ट करें पेरेंट्स, और बच्चे जब आपको करते हुए देखेंगे तो दे विल फॉलो यू। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना इज कि जी हर चीज़ बोल के डांट डपट के नहीं कराई जा सकती। हम खुद चेंज जब होंगे तो हम अगली जनरेशन में भी चेंज ला सकते हैं। टीवी, टेलीफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई कांट
be the judge of that, but they are the part of modern life. They are. हम चाहें access देना या ना चाहें, the access is there. The children will learn through that. I identified this problem as कि जी हमारे पास बच्चों के लिए एक्टिविटी के लिए सेफ जगह ही नहीं है. जी, वो बाहर भेजते हुए मैं भी अगर डरते आपको हैं। बोलूं, मैंने इस्लामाबाद में हर क्रिकेट ग्राउंड में खेला हुआ है और उसमें से 50% ग्राउंड्स हैव जस्ट वैनिश्ड, either because of construction और because of roads की जो expansion हुई है या जो नई मार्केटिंग और ये चीज़ हुई है, तो अब वो ग्राउंड्स अवेलेबल ही नहीं है. दूसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. आप अपने बच्चे को एक अननोन जगह पे नहीं छोड़ सकते कि वो बाहर चले जाएं खेलें. बट आई रिमेंबर कि हम चले जाया करते पेरेंट्स के बगैर ग्राउंड्स में जाते थे खेलने के लिए. सो ये चीज़ आसान नहीं होगी कहना कि क्या ये बढ़ सकती है. यस, ये बढ़ेगी, बढ़ेगी बढ़े, definitely। लेकिन आपने उसके लिए जितना प्रीएम्प्टिवली लोगों को एजुकेट करना है तो लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसको चेंज करने के लिए. बट अगेन एक्सेप्टेंस इज़ द की. जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आई नीड टू कीप ऑन लर्निंग, मैंने सीखना है, मैं सब सीख नहीं चुका, मैंने सीखना है, तो योर डोर्स आर ओपन टू नॉलेज. बिल्कुल। दिमाग के ट्यूमर और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इनके इलाज के लिए अब कौन सी जदीद टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है? आजकल MRIs आए हुए हैं, जी। डायनामिक MRIs आए हुए हैं. लेटेस्ट MRIs आर 1.5 टेस्ला, जो कि इससे पहले हमारे मुल्क में 0.23, 0.27, 0.25, 0.3 टेस्लास थे. तो एक तो वो प्रोसेस स्पीड अप हो गया है. दूसरा, ज़्यादा डिफाइंड इमेजिंग आ गई है. हमारे पास बोन स्कैन्स आ गए हैं, हमारे पास और टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि आइडेंटिफाई कर सकती हैं वेदर इट इज़ अ हाई ग्रेड ट्यूमर और अ लो ग्रेड ट्यूमर, विच हेल्प्स अस इन द ट्रीटमेंट एज वेल. इसके लिए इसके साथ साथ बहुत और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ आ गई हैं, लाइक साइबर नाइफ, गैमा नाइफ. पहले तो रेडियोथेरेपी होती थी ना कि जी अगर आपने एक पार्ट को रेडियोथेरेपी देनी द होल बॉडी वुड गेट द रेडियोथेरेपी, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे. इस वक्त आइडेंटिफिकेशन इज़ मच ईजियर. Investigations are much better now. But again, मैं ये नहीं कहूँगा कि exactly as the West, but up to the par. Okay. हम सिर्फ थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली उनसे थोड़े से पीछे हैं, बट हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारी इन्वेस्टिगेशंस और हमारी जो ट्रीटमेंट प्लान्स है दे ऑलमोस्ट नेक टू नेक. बट अगर हम कहीं पर लैग करते हैं, दैट इज़ जस्ट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट जिसमें हम लोग वो एडवांसमेंट नहीं ला सकते. और जिन जिन इंस्टीट्यूशंस में वो एडवांसमेंट आई हुई है तो दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब. तो फिर हमें इसके लिए भी कर्जा मांग लेना चाहिए IMF से? देखें, इसमें अगेन बात यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या आता है. अगर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि इन द नेक्स्ट 10 years वी नीड टू बी अप टू द पार टू अ सर्टेन कंट्री और द वेस्ट, तो हमें ये चेंजेस लानी पड़ेंगी. ठीक है. हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे तो अपने रिजल्ट्स आज से 5 से 10 साल के बाद शो करेंगे. बट अगर हम उसको उसी तरीके से मोनोटोनस तरीके से चलने देंगे तो वो नहीं आएंगी. बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट अगेन एक ये मसला नहीं है कि सिर्फ मेडिकल साइंस में नहीं आ रही. उसमें फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हैं, उसमें टेक्निकल रिस्ट्रेंट्स भी हैं. अब देखें, सिर्फ एक मशीन आ जाने से कुछ नहीं होगा. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन DHQ, उस वक्त लेटेस्ट माइक्रोस्कोप्स, एंडोस्कोप्स आई थी, बट उसको चलाने के लिए कोई लोग नहीं थे. आपको सोर्स भी तो चाहिए ना. ठीक है. सो इट इज़ नॉट जस्ट कि जी उस सामान नहीं था. अब सामान था, बट कोई उसको ना हैंडल कर सकता था, ना किसी को उसकी केयर आती थी. बिल्कुल. ठीक है. सो ये अब दैट इज़ ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम कि यू कांट फोरसी कि हमने एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक मशीन और एक इंस्ट्रूमेंट ले आए हैं, इसके लिए हैंडलिंग के लिए कौन होगा? कोई नहीं है जो ऑपरेट कर सके. और आई रिमेंबर कि वो 1.5 बंद पड़ी रही थी. फिर 1.5 साल के बाद उनको इंस्टॉल किया गया था. तो हमारे बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं दो विच आर नॉट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, वो हमारे पुराने सिस्टम्स के साथ हैं और हमारी इंटीग्रेशन और ओवरऑल इम्प्रूव होने की ज़रूरत है. बट स्लोली ग्रेजुअली वी आर गोइंग देयर. ऐसा नहीं है कि नहीं है. मैंने कहा ना, प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस का. हम लोग ज़रा देर से एक्सेप्ट करते हैं, तो हर चीज़ में जब तक आप वो जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तब तक वो एरा गुजर चुका होता है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. डॉक्टर,
इट्स अ मिथ और फैक्ट के दिमाग की जो सर्जरी है इट्स अ वेरी रिस्की और इसमें बचने के चांसेस नहीं है, बिकॉज मैंने अपने आसपास हमेशा यही सुना है कि उनकी दिमाग की सर्जरी है, ही विल नॉट गोना लिव, और मतलब ये बचने वाले नहीं। अगर मैं ये बोलूं कि यस एंड नो, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि जी बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता, हर दिमाग की सर्जरी बिल्कुल ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि प्रॉब्लम क्या है। अगर कोई ट्यूमर है, इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कर लेते हैं ट्यूमर सर्जरी, एक हम कर लेते हैं स्ट्रोक और हेमरेज या ट्रॉमा। बिल्कुल ठीक है, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल के अंदर यस इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं करते कितना डैमेज हुआ है, और वो पेशेंट्स बहुत लेट पहुंचते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जो गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरा, जब स्ट्रोक होता है तो अगेन अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज़ के अंदर ही हम लोग ये लोग बोलते हैं कि जी नहीं इसको फलानी चीज़ दे दें, इसको फलानी चीज़ दे दें, ये ठीक हो जाएगा। वो आइडेंटिफाई करने का टाइम होता है, जैसे मैंने कहा कि कुछ इंस्टीट्यूशंस के अंदर थ्रोम्बेक्टमीज भी चल रही हैं, विच इज़ कि अगर कहीं पे क्लॉट आ गया है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो पहले 4 आवर्स के अंदर वो क्लॉट रिमूव कर दिया जाता है और स्ट्रोक ख़त्म हो जाता है। ओके, ठीक है, बट जब आप पहुंचेंगे कहीं पे, किसी इंस्टीट्यूशन जाएंगे, वो आपको बताएंगे, आप उधर पहुंचेंगे, ये इन्वेस्टिगेशन होगी, तब आप ये करा सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्सीडेंटल है उसमें आई वुड से यस है भी और नहीं भी। अगर मेजर इंजरी हुई भी है तो फिर बहुत लाइफ थ्रेटनिंग नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कि मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है कि जी आपको अगर राइट साइडेड वीकनेस हो गई है, या अगर किसी एक न्यूरोनल एरिया डैमेज हो गया ब्रेन का, तो दैट वोंट रिकवर, बिकॉज वो फंक्शनली न्यूरॉन्स रीजनरेट नहीं होते। ठीक है, कुछ उसके पार्ट्स नर्व्स रीजनरेट कुछ हो सकती हैं, बट पूरा न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होता। अगर उसकी बॉडी डैमेज होगी तो इट्स गॉन, वो फिर परमानेंट डैमेज है। ठीक है, तो उस इंजरी में जो डैमेज हुआ है वो दैट वुड बी परमानेंट, तो उसके अंदर तो देयर इज नो डाउट सेइंग दैट। और अगर वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि जी लाइफ इज़ नॉट कंपैटिबल विद इट, देन यस। मॉडर्न एरा के अंदर एनी पेशेंट हु रीचेज ए टर्शरी केयर हॉस्पिटल, जहाँ पे आईसीयू की फैसिलिटी और वेंटिलेटर की फैसिलिटी है, शुड नॉट डाई। ओके, बट द प्रॉब्लम इज कि वो गोल्डन आवर में नहीं पहुंचते, वो पहुंचते हैं 12। मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको बोलूँगा मिनिमम 12 to 14 16 आवर्स के बाद पेशेंट पहुंचते हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि 3 आवर्स कहाँ और कहाँ 15-16 घंटे। तो वो पेशेंट को डैमेज परमानेंट जब तक हो चुका होता है, उसके बाद जब आप इंटरवेंशन करते हैं तो दी रिकवरी इज स्लो, दी आउटकम इज वेरी लो। इसके बरक्स ट्यूमर सर्जरीज में विद द एडवांसमेंट्स ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ ट्यूमर्स जैसे ब्रेन स्टेम के ट्यूमर्स हैं, नोबडी कैन डू दैट, नो एनीथिंग फॉर दैट। उसके लिए साइबर नाइफ आई है जो कि रेडिएशन करती है पिन पॉइंट करके। अगेन ग्रेड 4 ट्यूमर को अभी तक रिवर्स नहीं किया गया, सो दैट इज समवेयर कि जहाँ पे आई वुड से कि जी अगर ग्रेड 4 ट्यूमर है तो उसमें 100% रिकवरी नहीं हो सकती, उसमें पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही इज हार्डली ए ईयर। लेकिन उससे कम की जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेन सर्जरी हो और पेशेंट वुड नॉट सर्वाइव। ओके, और ज़्यादातर सर्जरीज ऐसी ही हैं कि जो ट्यूमर के लिए हो रही हैं, जो शंट्स के लिए हो रही हैं, जो कि इन्फेक्शन के लिए हो रही है। जैसे ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, ब्रेन में कहीं पे कान की वजह से पीप पड़ गई है, तो वो पूरी रिमूव करने के बाद की वजह से कान में अगर इन्फेक्शन हो जाए और ज़्यादा अरसा ना ट्रीट हुआ हो, तो जो कान अंदर जहाँ से ब्रेन के साथ मिलता है, जो जैसे वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है, वो ब्रेन से आती है, ब्रेन स्टेम से। तो अगर उसके इर्द गिर्द इन्फेक्शन चल रहा है, तो अगर वो कान में अनट्रीटेड रहा तो वो पस बढ़ के ब्रेन के अंदर चली जाती है, तो वहाँ पे भी वो एक एब्सेस बना लेती है, जिसको फिर ब्रेन सर्जरी करके रिमूव किया जाता है। और फिर उसके लिए भी दवाई दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और फिर एयर इन्फेक्शन के लिए भी दी जाती है। इसी तरीके लिए जैसे किसी को टीबी है, किसी की फैमिली में ट्यूबरक्लोसिस है, तो वो डेवलप कर सकते हैं ब्रेन टीबी एज वेल, उसके अंदर भी पीप पड़ जाती है। अगर वो 3 सेंटीमीटर से छोटी है
तो वो दवाइयों से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, वी वेट टिल 6 मंथ्स कि शायद ख़त्म हो जाए। अगर नहीं ख़त्म होती तो फिर वो निकालनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि वो भी ऑलरेडी उन पेशेंट्स में होती है जिनको पहले या तो आंतों की या छाती की टीबी हो चुकी होती है या हड्डियों की टीबी हो चुकी होती है। तो जैसी उनकी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है तो फिर ये ब्रेन में चला जाता है। ठीक है। बट ये तो बहुत फ्रूटफुल सर्जरीज है। इनमें तो आई वुडंट से 100%, और मोर देन 90-95% रिकवरी चांसेस है। ठीक है। आई वाज सीइंग अ वीडियो कि जिसमें वो इट वाज एन एनिमेटेड वीडियो कि ब्रेन की जो सर्जरी उसमें पेशेंट अवेक होता है और आप उसको चेक कर रहे होते हैं, आप उनको कहते हैं कि हैंड मूवमेंट करके बताएं। बिल्कुल। इसका क्या कंसेप्ट है? अवेक क्रेनियोटमी ओके। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी जैसे आपके मोटर एरियाज हैं, जैसे आप हाथ वॉलंटरली यूज़ कर रहे हैं, ज़बान वॉलंटरली यूज़ कर रहे हैं, ये ब्रेन के कुछ एरियाज हैं जिनको हम बोलते हैं कि एलोकेटेड एरियाज, ठीक है, एलोकेंट एरियाज हैं ये। जैसे मोटर स्ट्रिप होती है, ब्रोकाज एरियाज होते हैं, ये टेम्पोरल रीजन्स में होते हैं, फ्रंटल रीजन में होते हैं। अगर कोई ट्यूमर या कोई ऐसी चीज़ जो कि इन एरियाज के करीब करीब है, तो इट इज़ ए लेटेस्ट फॉर्म ऑफ सर्जरी, जिसमें आप क्या करते हैं, पेशेंट को देखें, एनेस्थीसिया में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सिडेट करना, एक होता है पैरालाइज करना। ठीक है। सिडेट इस वजह से किया जाता है ताकि उसको पता ना चले कोई टच कर रहा है। पैरालाइज इस वजह से किया जाता है ताकि आप मनूवर कर सके। जिस वक्त आप अवेक सर्जरी करते हैं तो आप पैरालाइज करते हैं, सिडेट उतना नहीं करते, ठीक है। और पैरालाइज भी आप कंप्लीटली नहीं करते, आप पेशेंट को सिर्फ पेन फ्री रखते हैं। ओके। तो जिस वक्त आप वो सर्जरी कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपने, अगर तो आप स्पीच सेंटर के पास हैं तो आप पेशेंट को कहते हैं कि मेरे साथ बातें करते रहे। ठीक है। और जिस वक्त भी आप उस स्पीच एरिया के करीब जाते हैं, एक तो पेशेंट भी आपको लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, बात नहीं प्रॉपरली कर सकता या समझ नहीं रहा होता। इसके अलावा न्यूरो मॉनिटरिंग भी चल रही होती है कि जी अब आप एलोकेंट एरिया में जो न्यूरॉन्स है वो प्रॉपरली फायर नहीं कर रहे। सो दिस इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ सर्जरी। लेकिन ये हर ट्यूमर के लिए नहीं होती। इट इज़ डन फॉर मोटर स्ट्रिप एंड ब्रोकाज एरिया ज़्यादातर, ताकि कोई आपकी जो कम्युनिकेशन की स्किल है, चलने की, उठने बैठने की स्किल है, ये हिंडर ना हो। ठीक है। ठीक है। ये काफ़ी जगहों पे हो रही है, हर सेंटर ये नहीं कर सकता। पाकिस्तान में हो रही है? पाकिस्तान में हो रही है, काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स में हो रही है, CMH में हो रही है, मारूफ में हो रही है, शिफा में हो रही है, आगा खान में हो रही है, लाहौर में हो रही है। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग दैट, बट अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा, यू कांट एडवर्टाइज दैट, क्योंकि ये चीज़ें बताई नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? देखिए असल में इसमें प्रॉब्लम ये है कि जी जब आप पेशेंट आपके पास आया ना, तो पेशेंट डॉक्टर कन्वर्सेशन जो है ना, दैट इज प्रिविलेज्ड। अब आप पेशेंट से बात कर रहे हैं, इफ यू हैव टू रिकॉर्ड वो नहीं इट कर सकते, बट आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाके ये इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल शेयर कर सकते हैं कि दिस इज द एडवांस प्रोसीजर विच इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, और आप ये करवा सकते हैं, ये सेफ है, इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ये तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं देखिए वो तो अवेयरनेस में आ गया ना। हाँ, वो अवेयरनेस में तो मैंने आपको कहा इट इज आवर ड्यूटी कि हमें ये करना चाहिए। बिल्कुल, वो तो पेशेंट के साथ जो आपकी कन्वर्सेशन है दैट इज टोटली। तो हॉस्पिटल्स के अंदर ये होता है ना कि जी यू कांट ऑलवेज से कि जी हम ये करने लगे हैं तो इसको हमने बताना है। हाँ, पेशेंट्स को पता है, जिस जगह का ट्यूमर होता है हमें उससे पहले भी पता होता है कि जी हम क्या क्या कुछ इसमें कर सकते हैं और कौन सी ऑप्शन शुड बी गिवन टू द पेशेंट। क्योंकि सर्टेन टाइम्स अभी हमारे यहाँ पे ये चॉइस है कि जी पेशेंट वांट्स द चॉइस ऑफ द सर्जरी विच इज, शायद हम इसमें ओल्ड स्कूल हैं, वो विच इज नॉट द पेशेंट्स चॉइस। ठीक है। क्यों? क्योंकि दैट शुड बी ए मेडिकल ऑप्शन रादर देन ए पिक एंड चूज के जी नहीं मैंने ये नहीं करवाना, मैंने ये करवाना है। बट हम ये कहते हैं कि जी इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। आप पेशेंट को बताएं कि ये है अवेक सर्जरी, अगर हम करते हैं तो इसकी ये चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर हम अवेक नहीं करते तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ओके। आई थिंक ये सर्जरी का स्टैंडर्ड है। आप कोई भी सर्जरी करने जा रहे हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स यू हैव टू लेट द पेशेंट नो। उसमें क्या इंसिडेंस है किसी भी चीज़ की, यू ऑल्सो नीड टू नो। पेशेंट को बताना है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मोस्ट कॉमनली होती हैं और आपने ये नहीं करनी। तो एक कामयाब सर्जरी के बाद पेशेंट को रिकवरी में कितना टाइम लगता है, और इसके अलावा पेशेंट को किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है?
एवरी सर्जरी, एवरी मेजर सर्जरी, बेशक नी की हो, स्पाइन की हो, ब्रेन की हो, द हीलिंग टाइम पीरियड इज फ्रॉम 10 days to 40 days. ओके हम यूजुअली बोलते हैं 1 month. जी So 1 month is a recovery phase for every major surgery. ठीक है अब स्पाइन के हवाले से अगर आप बात करेंगे तो पेशेंट इज मोबिलाइज द वेरी नेक्स्ट डे, बट अगेन इट डिपेंड्स कि जी आपने किस तरह की सर्जरी की है. इफ यू हैव डन एन एंडोस्कोपिक सर्जरी तो इवन 6 hours लेटर द पेशेंट इज मोबिलाइज्ड. अगर आपने फ्यूजन सर्जरी की है तो 1 से 2 दिन के अंदर द पेशेंट वॉक्स बैक टू देयर हाउस. ठीक है. लेकिन रिकवरी फेज जो है that still remains from 3 to 4 weeks. देखिए इनमें ना बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं. हम जनरली हम बोल रहे हैं कि जी 1 month, बट बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं. पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है, पेशेंट ओबीस है कि नहीं है, पेशेंट बोन कंडीशन कैसी है, पेशेंट हेल्दी है कि नहीं है. सो दीज थिंग्स मैटर. अगर किसी के अंदर कोमॉर्बिड ज़्यादा है, मतलब शुगर, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस ज़्यादा है और वो काफ़ी अरसे से नहीं चला तो उसका रिकवरी टाइम ज़्यादा होगा. ठीक है. Young patients में the recovery time is very less, but it can't be less than 3 to 4 weeks. Okay. ठीक है. And again मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, complete bed rest नहीं है. That was the जिसको हम कहना चाहिए an old myth कि आप बिस्तर पे पड़े रहें 4 हफ्ते तो आप ठीक होंगे. नहीं, डिसयूज एट्रोफी हो जाती है जब आप किसी एक मसल को यूज नहीं करते. जी. जब आप खड़े नहीं हो रहे तो आपके घुटने, आपके काफ के मसल्स, आपके थाई के मसल्स, आपके हिप के मसल्स, दे गेटिंग वीकर. एवरी पासिंग वीक में उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. तो आप जितना ज्यादा बेड रेस्ट करेंगे उतना आपकी रिकवरी स्लो और डिफिकल्ट हो जाएगी. क्योंकि उसके बाद जब आप खड़े होने की कोशिश करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू स्टैंड. हम वैसे भी थोड़ी देर बैठे रहते हैं, लाइक वो अक्सर कहते हैं ना कि आपके एक बाजू पे सोने में रात को वजन पड़ गया तो सुबह उठते हैं तो इट वोंट वर्क प्रॉपर्ली. एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल ऐसा ही है. इवन आफ्टर सर्जरी, पहले ये मिथ थी कि जी आप तकरीबन 1 से 3 महीना लेटे रहें, अब आपने हरकत नहीं करनी वरना आप खड़े नहीं हो सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, कमर ख़राब हो जाएगी. देयर इज़ नथिंग लाइक दैट. हाँ, फ्रैक्चर्स हो, ट्रॉमास हो, इंजरीज हो, जैसे मैंने पहले कहा, एक्सीडेंटल चीज़ों के अंदर द रिकवरी फेज इज मोर, बिकॉज वो प्लान्ड ट्रॉमा नहीं है. जी हाँ. हम मेडिकल टर्म एक होती है कि एक एक्सीडेंटल ट्रॉमा होता है, एक प्लान्ड ट्रॉमा होता है. प्लान्ड ट्रॉमा होता है जो हम सर्जरी करते हुए दे रहे हैं. जी. हम स्पाइन में जब भी सर्जरी करेंगे तो जो हम स्किन, मसल, बोन काटते हैं, दैट इज अ प्लान्ड ट्रॉमा. बिल्कुल. वो रिकवर जल्दी होता है क्योंकि हम उसको सारे को बंद उसी तरीके से करते हैं. जो एक्सीडेंटल है ना, उसमें कोई पैटर्न नहीं है कि किस तरीके से इंजरी हुई है, कैसे इंजरी हुई और किस एक्सटेंट की इंजरी हुई है. इसीलिए जिस वक्त हम सर्जरीज प्लान कर रहे होते हैं, हम पहले सोच रहे होते हैं कि क्लोजर कैसे करना है, ये कैसे होगा, तो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं. तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. बहुत सारी चीज़ें पेशेंट की ट्रॉमा या पेशेंट की इंजरी पे डिपेंड कर रही होती है कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. आखिर में आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो ब्रेन या स्पाइन की कोई भी इशू है, उनको उसको मामूली समझकर इलाज में ताख़ीर कर देते हैं? मैं सबको ये एडवाइस ज़रूर दूंगा कि जी हमेशा कोई भी काम करने से पहले 2 से 3 दफ़ा या 3 डिफरेंट लोगों से मशवरा ले लें. अपना माइंड क्लियर करें. लेकिन सबसे पहले जब कोई मसला शुरू हो तो उसको जल्द अज जल्द तशखीस के लिए किसी भी डॉक्टर के पास जाएं. आपको ब्रेन से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, आप एक न्यूरोफिजिशियन के पास जा सकते हैं, आप एक न्यूरोसर्जन के पास जा सकते हैं, आप किसी भी स्पाइनल सर्जन के पास जा सकते हैं स्पाइन के इश्यूज़ के लिए. बट आपने ये ज़रूर पता करना है कि क्या ये लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं या नहीं करते. ठीक है. जब भी आप किसी के पास जाए, वो आपको जो भी गाइडेंस देते हैं, खुद से आपको ये आइडिया हो सकता है कि जी आपको कितना पेन हो रहा है और कितना प्रॉब्लम बढ़ रहा है. पेन में वेट नहीं करें. ठीक है. क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जी हम वेट करेंगे शायद ये खुद ठीक हो जाएगा. आप MRI करवाएं, आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएं, जैसे वो आपको गाइड करते हैं, डू इट एंड सी वेदर यू आर इम्प्रूविंग और नॉट. नहीं होता, देखें मैंने इसीलिए कहा कि जी गो टू 2 to 3 people, कि 3 लोगों का ओपिनियन लें. ऑल 3 of them can't be wrong. एग्जैक्टली.
ठीक है। तो वो आपको सिर्फ एक क्लियरेंस ये देता है कि जी अच्छा। दूसरी बात फिर इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि आप जितने ज़्यादा लोगों के पास जाते जाएंगे तो ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई मैंने ये नहीं कहा कि सबके पास जाएं, बिकॉज हमारे यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है डॉक्टर शॉपिंग, कि जी लोग निकलते हैं एक दिन में 5-7 लोगों के पास से होके आ जाते हैं। अच्छा। 5-7 लोगों के पास से जब आप होके आते हैं तो ऑब्वियसली वो 5 से 7 डिफरेंट ओपिनियंस हैं, वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं और 5-7 डिफरेंट ओपिनियंस हैं। मोस्टली आपको सही बात कर रहे होंगे, बट आपने ये रियलाइज़ करना है कि आपको वो इक्वेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो 5-7 लोगों के पास नहीं। देखिए जैसे कोई भी चीज़, यू वांट टू बाय अ कप ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, तो आप देखेंगे कि कौन सा अच्छा है, कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या चीज़ है। शॉप पे कपड़े निकालती हैं, सो आप अपनी पहले रिसर्च करते हैं कि कौन लोग हैं हु आर डूइंग द राइट थिंग, फिर उनके पास जाके ओपिनियन लें, फिर उसके ऊपर डाउट नहीं करें। क्योंकि देखिए पेशेंट डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है ना, इट डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट। आई थिंक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ट्रस्ट। यू वांट टू बाय दिस, यू आर गोना ट्रस्ट दिस कंपनी एंड परचेज इट। इट माइट वर्क और फिर आप कल को कहेंगे कि नहीं यार ये कंपनी अच्छी है। इट माइट नॉट वर्क एंड योर एक्सपीरियंस विल बी बैड, बट जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे यू वोंट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो हमेशा से अपना होमवर्क करें, ऑलवेज चेक कि जी अगले बंदे की रेपुटेशन क्या है और फिर जाएं। और हमेशा से मैं हर एक को कहूँगा कि ये नहीं कि किसी एक के ऊपर रुक जाएं, गेट 2 ओपिनियंस और उसके ऊपर जहाँ पे आप सेटिस्फाइड फील करते हैं गो देयर, बट डिले नहीं करें। डू नॉट डिले दिस। एक चीज़ जो मैं आज अगर कोई टेक होम मैसेज लोगों के लिए होगा, दैट वुड बी इन एनी एक्सीडेंट यू हैव गोल्डन 3 आवर्स। विद इन 3 आवर्स आप किसी ना किसी हॉस्पिटल पहुंच जाए जी। क्योंकि जब ये इससे डिले होगा तो डैमेज बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से कोई भी हेडेक which is not resolving, backache which is not resolving within 2, 3, 4, 5, 6 days, maximum of 7 days, go to a physician, get an investigation done. वो worst case scenario में वो clear आएगी, तो you will at least have the standard कि जी हमारे पास cleared है। बिल्कुल। But अगर उसमें कोई problem आती है, you can get the treatment done. नाजरीन, अगर आप अपने दिमाग और रीढ़ की हड्डी का ख्याल रखते हैं तो दरअसल वो आप अपनी पूरी ज़िंदगी का ख्याल रख रहे हैं। और अगर आपको दिमाग या रीढ़ की हड्डी के कोई मसाइल हैं तो बर वक्त तशख़ीस, दुरुस्त पहचान और जदीद इलाज के ज़रिए वो मसाइल जो कभी नामुमकिन थे हल होना, अब वो भी ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर राइफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू की। थैंक यू जी मुझे बुलाने के लिए, एंड आई वुड ऑलवेज लव कि जी हम इंफॉर्मेशन डेसिपेट कर सकें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे थे केयर प्लस और मैं हूं अज़रा आलम। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और केयर प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।